सभी को नमस्कार। यजत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर विज्ञान। सबसे पहले कंप्यूटर को पढ़ने से पहले कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसको जानना आवश्यक है। और ये जो कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है, इससे संबंधित आपका सीईटी है, सीटेट है, एलडीसी, नेट जेआरएफ, यानी जो भी लगभग जो आज प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न हैं वो दिए जाते हैं। और जो कंप्यूटर का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इसमें से एक या दो प्रश्न हैं वो निश्चित हैं, हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। यानी जैसे हम नेट जेआरएफ, पीएचडी एंट्रेंस की इनकी बात करें तो दो प्रश्न, दो नहीं तो एक प्रश्न तो निश्चित है। क्योंकि आज का जो समय है, आज का जो युग है, वो कंप्यूटर का युग है। और जो कंप्यूटर से परिचित नहीं है, कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता है, तो उसमें और निरक्षर व्यक्ति में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो कंप्यूटर के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर का इतिहास जानना जरूरी है। कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट जो हुआ है, उसको जानना जरूरी है समय के अनुसार। कंप्यूटर की उपयोगिताएं क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं। उसके बाद में कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर से संबंधित जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर से संबंधित अलग अलग जो सॉफ्टवेयर हैं, उनके बारे में जानना भी जरूरी है। तो हम यानी स्टेप टू स्टेप हर जो यूनिट है, हर जो टॉपिक है, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये डिपेंड रहेगा आप लोगों के रिस्पॉन्स पर कि आप लोग यानी इस क्लास को कितना देखते हो, कितना समझने की कोशिश करते हो, ये सब कुछ आप पर निर्भर रहेगा। तो आज हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले कंप्यूटर का जो इतिहास है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कंप्यूटर का जो इतिहास है, वो लगभग 3000 वर्ष पुराना है। कंप्यूटर का जो इतिहास है, कंप्यूटर का इतिहास कितना पुराना है? लगभग 3000 वर्ष पुराना है। 3000 वर्ष पूर्व कंप्यूटर के, आज जो कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर तो नहीं था, लेकिन कुछ न कुछ था, कुछ न कुछ यानी डिवाइस बनी थी, कोई मशीन बनी थी, जिसने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर का, आज के कंप्यूटर का स्वरूप लिया है। तो वो क्या थी? अबेकस। क्या थी? अबेकस। क्या थी? अबेकस थी। अब ये जो अबेकस नाम की जो मशीन तैयार की गई थी, ये सबसे पहली यानी कैलकुलेटिंग मशीन मानी जाती है। यानी अबेकस है वो सबसे पहली क्या है? कैलकुलेटिंग मशीन अबेकस ही है। कैलकुलेटिंग से अभिप्राय क्या है? सर्वप्रथम गणना करने वाली मशीन। सर्वप्रथम गणना करने वाली मशीन का नाम क्या था? अबेकस था। यानी कोशिश ये रहेगी कि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो ज्यादा अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग न करते हुए यानी आपको हिंदी में समझाने की कोशिश की जाए। और आप लोग भी जब नोट्स बनाओ तो जिस माध्यम से आप पढ़ रहे हो, हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हो, तो हिंदी माध्यम में अगर नोट्स बनाओगे, लिखोगे, तो आपको जल्दी याद होगा। तो सबसे पहले यानी गणना करने वाली या कैलकुलेट करने वाली जो मशीन थी, उसका नाम क्या था? अबेकस था। और अबेकस का आविष्कार किसने किया? जो ये अबेकस है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो अबेकस का जो आविष्कार है वो टीम क्रेनमर ने किया था। किसने किया था? टीम क्रेमनर इसके
आविष्कारक थे। कौन थे? टिम क्रेमनर इसके आविष्कारक थे। जो अबेकस शब्द है, इस अबेकस शब्द को जो जापानी भाषा है, जापानी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो जापानी भाषा में इसको सारोबान कहा जाता है। यानी अबेकस का जापानी भाषा में जो नाम है वो क्या है? सारोबान। अबेकस को जापानी भाषा में क्या कहा गया था? सारोबान कहा गया था। अब अबेकस के बाद में आता है एक नेपियर बोन्स का आविष्कार होता है। किसका होता है? सर्वप्रथम अबेकस का। उसके बाद में क्या आता है? नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स का आविष्कार किया जाता है। तो नेपियर और कब होता है? सन 1617 में। यह कब मनाया जाता है? सन 1617 में मनाया जाता है। इसका आविष्कार कब होता है? 1617 में होता है। कहां? स्कॉटलैंड में। कहां पर होता है? स्कॉटलैंड में। और स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉन नेपियर। क्या नाम था? जॉन नेपियर। जॉन नेपियर इसका आविष्कार करते हैं, जो क्या थे? गणितज्ञ थे, गणित के ज्ञाता थे। वो इसका नेपियर बोन्स का यानी आविष्कार करते हैं। क्या थी ये एक नेपियर बोन्स? क्या थी ये? भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि गणना करने की एक युक्ति थी। नेपियर बोन्स क्या? एक गणना करने वाली युक्ति कह सकते हैं, डिवाइस कह सकते हैं, यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस थी ये भी। लेकिन इसमें विशेष बात क्या थी? अब जो अबेकस था वो जो जोड़ना घटाने का जो कार्य करता था, तो उसमें दशमलव संख्याओं का नहीं कर पाता था। लेकिन जो ये नेपियर बोन्स जो मशीन तैयार हुई, ये क्या है कि दशमलव संख्याओं का गुणा भी किया जा सकता था। तो हम कह सकते हैं इससे दशमलव संख्याओं का गुणा भी किया जा सकता था। और अबेकस का सिर्फ काम क्या था? गणना करना। ये तो सिर्फ गणना करने के काम आती थी। लेकिन यहां पर क्या था? दशमलव संख्याएं थी, उनका भी आपस में क्या किया जा सकता था? गुणा किया जा सकता, उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता था। उसके बाद में जो ब्लेज पास्कल है, वो ब्लेज पास्कल फ्रांस के गणितज्ञ थे। वो एक यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र बनाते हैं, यानी एक सा मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर बनाते हैं। तो अब उसके बारे में हमें चर्चा करते हैं। किसके बारे में? ब्लेज पास्कल के बारे में। किसके बारे में? ब्लेज पास्कल के बारे में। ब्लेज पास्कल कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। और क्या थे? एक गणितज्ञ थे, ये भी गणित के ज्ञाता थे। ये एक यांत्रिक यानी यंत्र के रूप में अंकीय गणना यंत्र का आविष्कार करते हैं, यानी यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र का आविष्कार करते हैं। और ये आविष्कार ये
जो यांत्रिक गणना यंत्र हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर है, मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर है, इसका आविष्कार ये कब करते हैं? 1642 में करते हैं, सन 1642 में इसका आविष्कार ये करते हैं। और ब्लेज पास्कल की जो ये मशीन थी, यानी यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र, यानी मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर, इसको एक नाम से और भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? इसको एडिंग मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एडिंग मशीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें दो ही चीजें हो सकती थी, जोड़ और घटाव का कार्य ही होता था। ये जो मशीन थी, ये मशीन दो ही कार्य कर सकती थी। को क्या? एक तो जोड़ने का, जोड़ना, और दूसरा जो कार्य था वो था, क्या था? घटाना। दूसरा कार्य क्या था इसका? घटाना। जोड़ने और घटाने के दो ही कार्य ये कर सकती थी, तब इसको क्या कहा गया? एडिंग मशीन कहा गया। लेकिन ये जो एडिंग मशीन थी, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करती थी? तो ये एडिंग मशीन थी, ये घड़ी कह सकते हैं, या फिर आप ओडोमीटर कह सकते हैं। यानी कार्य जो ये करती थी वो घड़ी कह सकते हैं, या कह सकते हैं हम ओडोमीटर। ओडोमीटर के सिद्धांत पर, यानी जो मैकेनिकल डिजिटल जो कैलकुलेटर था, ये किस पर कार्य करता था? किस सिद्धांत पर कार्य करता था? घड़ी के कह सकते हो, या फिर ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता था। और ब्लेज पास्कल की इस एडिंग मशीन को ही बाद में क्या नाम दिया गया? पास्कलाइन कहा गया। ये जो एडिंग मशीन थी, इसको बाद में क्या नाम दे दिया जाता है? पास्कलाइन। क्या नाम दिया जाता है? पास्कलाइन नाम दिया जाता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ब्लेज पास्कल के बारे में और विस्तार से थोड़ा पढ़ते हैं। मैकेनिकल डिजिटल जो कैलकुलेटर था, उसी को क्या नाम दे दिया जाता है बाद में? पास्कलाइन नाम दे दिया जाता है। और पास्कलाइन सबसे पहला यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र था। ये पास्कलाइन था, ये क्या था? सबसे पहला यांत्रिक गणना करने वाला यानी पहला यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र था, वो क्या था? पास्कलाइन था। पूछा जा सकता है कंपटीशन में, कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे पहला यांत्रिक गणना करने वाला जो यंत्र था, उसका नाम क्या था? तो मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन। अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन कह सकते हैं। अब उसके बाद सन 1694 की बात है। सन 1694 में, यानी जैसे ही सन 1694 का समय आता है, तो 1694 में एक जर्मनी के गणितज्ञ थे, गणितज्ञ भी थे, साथ में वो दार्शनिक भी थे। उनका नाम था गोटफ्रेड वॉन। कहां के थे? जर्मनी के गणितज्ञ कह सकते हैं, या
दार्शनिक कह सकते हैं। कौन थे? नाम क्या था उनका? उनका नाम था गोटफ्रेड बोन। गोटफ्रेड बोन। तो ये गोटफ्रेड बोन थे या बोन थे, उन्होंने पास्कलाइन का विकसित रूप था वो तैयार किया। उन्होंने क्या किया कि जो पास्कलाइन था, इसका विकसित रूप तैयार किया। विकसित रूप तैयार किया यानी इसमें ही क्या किया उन्होंने, थोड़ा बहुत सुधार किया, थोड़ा बहुत इसका और आगे विकास किया, और जिसे क्या कहा गया, रेकनिंग मशीन या लेबनिज चक्कर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जो मशीन तैयार की इसको या तो इन्होंने क्या नाम दिया, रेकनिंग मशीन, रेकनिंग मशीन का, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, इसको लेबनिज चक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबनिज चक्कर कहते हैं। ये जो गोटफ्रेड बोन, इनका पूरा नाम था वो था गोटफ्रेड बोन लेबनिज, ये इनका पूरा नाम था। इनके नाम के आधार पर इस मशीन का नाम रख दिया जाता है। अब ये जो मशीन थी, ये मशीन क्या करती थी कि जोड़ने का कार्य करने में भी सक्षम थी, जोड़ कर सकती थी और घटाव कर सकती थी। उसके बाद में गुणा भाग का कार्य भी ये मशीनें करने में क्या थी, सक्षम थी। तो ये रैंकनिंग मशीन थी या लेबनिज चक्र की जो मशीन जिसे कहा जाता है, वो जोड़ने में, घटाने में, किसी संख्या को गुणा करने में, भाग करने में क्या थी, सक्षम थी। और इसके पश्चात इसी प्रकार एक यांत्रिक जो गणना यंत्र है उसका आविष्कार होता है, जिसको अरिथमोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके बाद निर्माण जो होता है आगे की प्रक्रिया में, वो अरिथमोमीटर का होता है। किसका होता है? अरिथमोमीटर का आविष्कार किया जाता है। और इसका आविष्कार कौन करते हैं? थॉमस डे कोल्मर करते हैं। कौन करते हैं? थॉमस डे कोल्मर करते हैं। और कब करते हैं आविष्कार? यह आविष्कार किया जाता है इनके द्वारा 1820 में। कब किया जाता है? 1820 में। तो यहां से जो मुख्य बात है, अबेकस को पूछा जा सकता है। अबेकस के बाद में पास्कलाइन को परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और ये पूछ ले कि जो दशमलव संख्याएं हैं उनका गुणा करने के लिए कौन सा यंत्र है जो बनाया गया था, तो वो क्या था? नेपियर बोन्स था। गुणा भाग जोड़ घटाव के लिए जो मशीन बनी उसका नाम क्या था? रेकनिंग मशीन था, या उसको लेबनिज चक्कर कहा जाता है। और उसके आविष्कारक कौन है? गोटफ्रेड बोन लेबनिज है। ये मशीन बनने के बाद आगे जो विकास होता है नई मशीन का, वो होती है एरिथोमीटर। क्या होती है? एरिथोमीटर। और उसका आविष्कार कौन है? थॉमस डे कोल्मर है। और कब करते हैं? 1820 में करते हैं। अब ये जो यहां हमने ओडोमीटर की बात की थी, ये ओडोमीटर क्या है? आज भी जो हम कार हैं, मोटरसाइकिल हैं, उनमें जो यानी स्पीडोमीटर जो कार्य करता है वो इसी के अनुसार कार्य करता है। इसी के अनुसार आज भी ये
उपयोग में है, यानी स्पीडोमीटर है वो ओडोमीटर की तरह ही कार्य करता है। क्योंकि आज भी स्पीडोमीटर में क्या लगा होता है, ओडोमीटर लगा होता है, जो एक घड़ी के सिद्धांत पर या ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए जेकार्ड लॉ, जेकार्ड लॉ, जो जेकार्ड थे, जेकार्ड फ्रांस के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे, यानी फ्रांसीसी थे। और पेशे से क्या थे ये, व्यवसाय क्या था इनका? बुनकर था, यानी कपड़ा बुनने का कार्य करते थे। और कपड़े बुनने का एक लूम है, उस लूम का उन्होंने क्या किया था? आविष्कार किया था। कब किया था? तो 1900 यानी 1801 में किया था। तो हम कह सकते हैं सन 1801 में जोसेफ जेकार्ड लूम ने कपड़ा बुनने के लिए एक लूम का आविष्कार किया। और ये जेकार्ड जो लूम थे कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के। कहां के रहने वाले थे? कहां के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। ये लूम कार्य क्या करता था? लूम का कार्य ये था कि कपड़ों को जो भी डिजाइन देना है, जो भी पैटर्न देना है, यह एक ऐसा यंत्र था जो कपड़ों को अपने आप डिजाइन या पैटर्न देता था। अब इस लूम का कार्य क्या था? इसका कार्य था कपड़ों को स्वतः यानी अपने आप डिजाइन, और डिजाइन के साथ साथ ये कह सकते हैं पैटर्न देना, ये इस यंत्र का काम था। और इस लूम की विशेषता क्या थी? विशेषता यह थी कि यह कपड़े के पैटर्न को, यानी कार्डबोर्ड के जो छिद्र युक्त पंच कार्डों से नियंत्रित करता था। यानी यह कपड़े का जो पैटर्न तैयार किया जाता था, उस पैटर्न को नियंत्रित करने के लिए किसको काम में लेता था? कार्डबोर्ड के जो छिद्र युक्त जो पंच कार्ड होते थे, उन पंच कार्डों को काम में लेता था, उसके द्वारा कंट्रोल करता था, नियंत्रित करता था। तो हम कह सकते हैं इसकी विशेषता क्या थी कि यह कपड़े के विशेषता, यह कपड़े की डिजाइन कह सकते हो, या कपड़े के पैटर्न को, किसको? कपड़े के पैटर्न को कार्डबोर्ड, जो कार्डबोर्ड होता था, उस कार्डबोर्ड के छिद्रायुक्त, कार्डबोर्ड के छोटे छोटे उसमें छेद होते थे, छिद्र युक्त कार्डबोर्ड के, जो कार्डबोर्ड के छिद्र युक्त पंच कार्डों से नियंत्रित करता था, पंच कार्डों से नियंत्रित करता था। ये इसकी क्या थी? विशेषता थी। उसके बाद जो जेकार्ड था, उस जेकार्ड ने दो विचारधाराएं प्रस्तुत की थी, जो आगे कंप्यूटर के विकास में क्या हुई? उपयोगी सिद्ध हुई। पहली जो उनकी विचारधारा थी वो क्या थी कि सूचना को
पंच कार्ड पर कोडेड किया जा सकता है। यानी इन्होंने दो विचारधाराएं दी, दो विचारधारा विकसित की, जो कंप्यूटर के विकास में सहायक सिद्ध हुई। दो विचारधाराएं कौन कौन सी? सबसे पहली बात इन्होंने क्या कही कि पहली तो यही थी कि सूचना को पंच कार्ड पर कोडेड किया जा सकता है, कि जो सूचना है, जो इंफॉर्मेशन है, सूचना को जो पंच कार्ड है, पंच कार्ड पर यानी एक कोड के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है, कोडेड किया जा सकता है। पहली अवधारणा तो इनकी ये थी, कोडेड किया जा सकता है। और दूसरी इनकी जो विचारधारा थी, जो अवधारणा थी, वो ये थी कि पंच कार्ड पर संग्रहित जो सूचना है, जो निर्देश है, यानी सूचना या निर्देशों का जो समूह था, उसे पंच कार्ड को जब भी काम में लिया जाएगा तो निर्देशों का यह समूह एक प्रोग्राम के रूप में कार्य करेगा। दूसरी विचारधारा क्या थी इनकी कि पंच कार्डों पर संग्रहित सूचना कह सकते हैं, सूचना एवं निर्देशों, यानी पंच कार्ड पर जिन सूचनाओं को या जिन निर्देशों को इकट्ठा किया गया है, निर्देशों का समूह, सूचनाओं एवं निर्देशों का समूह है, उसे यानी उसे जब भी पंच कार्ड को काम में लिया जाएगा, यानी पंच कार्डों पर संग्रहित सूचना एवं निर्देशों का जो समूह है, उसे जब भी पंच कार्ड को काम में लिया जाएगा तो ये सूचना और निर्देशों का समूह है, प्रोग्राम के रूप में कार्य करेगा। किसके रूप में कार्य करेगा? प्रोग्राम के रूप में कार्य करेगा। दूसरी अवधारणा इनकी ये थी। उसके बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे जो महान व्यक्ति आते हैं, वो आते हैं चार्ल्स बेबेज। कौन आते हैं? चार्ल्स बेबेज। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो इसका। ये 1801 का समय है। अब 1822 में जाकर के जो चार्ल्स बेबेज हैं, वो डिफरेंस इंजन का निर्माण करते हैं, यानी एक अंतर मशीन का। डिफरेंस मतलब अंतर। और कंप्यूटर के क्षेत्र में चार्ल्स बेबेज का योगदान है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए चार्ल्स बेबेज, यानी चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था।
कब? 1822 में। किसका आविष्कार किया? डिफरेंस इंजन का। हिंदी में हम कह सकते हैं एक अंतर मशीन का, एक अंतर मशीन का या एक अंतर इंजन का आविष्कार करते हैं 1822 में। यानी जो ये मशीन थी इसमें गियर्स भी लगे हुए थे और जो शाफ्ट है वो भी लगी हुई थी। और ये क्या थी? किससे चलती थी? भाप से चलती थी। यानी जो डिफरेंस इंजन था इसमें क्या क्या लगा हुआ था? गियर भी था और गियर के साथ साथ में शाफ्ट भी लगे हुए थे। और चलने का माध्यम क्या था इसका? भाप से, स्टीम से। ये इंजन किससे चलता था? इसमें गियर्स भी और चलने के लिए जो शाफ्ट हैं वो भी लगे हुए थे। और चलने का माध्यम जो इसका था, जिससे उसको ऊर्जा मिलती थी, वो क्या थी? एक भाप से चलने वाला इंजन था। क्या था? भाप से चलने वाला इंजन था। और इसका आविष्कार किस लिए किया गया? आविष्कार करने का मुख्य उद्देश्य था कि हस्तलिखित सारणियों में सुधार करने हेतु आवश्यकता किस लिए थी इसकी? कि हाथ से लिखी हुई जो सारणियां हैं उन सारणियों में क्या किया जाए? सुधार किया जाए। लेकिन यहां ये चार्ल्स बेबेज का जो डिफरेंस इंजन है ये क्या होता है? पूर्ण रूप से सफल नहीं होता है और क्या हो जाता है? असफल होता है। क्या होता है ये इंजन? असफल हो जाता है। पूर्ण रूप से जिस उद्देश्य से बनाया गया वो उद्देश्य पूर्ण नहीं कर पाता है। तो इसके बाद में यही चार्ल्स बेबेज हैं, वो आगे चल करके क्या बनाते हैं? एक एनालिटिक इंजन का निर्माण करते हैं। यानी कब करते हैं? ये तो किया उन्होंने 1822 में। और एक साल बाद यानी कुछ समय तक इस प्रकार ये चलता रहा। जैसे 1 साल 2 साल जैसे इसमें बीतता गया और समय आ जाता है 1833 का। यानी लगभग 11 साल बाद, 11वें साल में ये क्या बनाते हैं? कि एनालिटिक इंजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एनालिटिक इंजन का निर्माण करते हैं। एनालिटिक से मतलब विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार करते हैं, विश्लेषणात्मक इंजन का निर्माण करते हैं। ये जो एनालिटिक इंजन था, ये जो डिफरेंस इंजन था उससे ज्यादा क्या था? शक्तिशाली था। यानी इस डिफरेंस इंजन से ज्यादा क्या था? ये शक्तिशाली था। यानी डिफरेंस इंजन से ज्यादा शक्तिशाली था जो एनालिटिक इंजन था वो। उसके बाद जो एनालिटिक इंजन है ये आधुनिक जो कंप्यूटर है उसका मुख्य आधार है। अगर ये पूछ लिया जाए कि आधुनिक जो कंप्यूटर है उसका मुख्य आधार क्या है, तो इसका यानी आधुनिक कंप्यूटर का मुख्य आधार है वो क्या है? एनालिटिक इंजन है, विश्लेषणात्मक इंजन है। यानी आज जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर का मुख्य आधार किसको माना जाता है? कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछ भी लिया जाता है, तो एनालिटिक इंजन को माना जाता है। और ये किसके
अनुसार कार्य करता था। इसमें क्या लगे हुए थे? पंच कार्ड लगे हुए थे, यानी पंच जो कार्ड थे, पंच कार्डों पर संग्रहित जो निर्देश होते थे उन निर्देशों के अनुसार यह कार्य करता था। क्या करता था? पंच कार्डों पर संग्रहित निर्देशों के अनुसार कार्य करता था। यानी जो पंच कार्ड इसमें लगे हुए थे उसमें जो निर्देश इकट्ठे होते थे उन निर्देशों के अनुसार यह अपना कार्य करता था। इसी कारण जो चार्ल्स बेबेज हैं, चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को? कंप्यूटर का जनक कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कंप्यूटर का फादर ऑफ ए कंप्यूटर। यानी चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता किसकी वजह से कहा जाता है? एनालिटिक इंजन का निर्माण करने की वजह से कहा जाता है। क्योंकि एनालिटिक इंजन है वो क्या है? कंप्यूटर का एक मुख्य आधार है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। याद रखना इसको। शुरू में तो ये जो चार्ल्स बेबेज ने जो एनालिटिक इंजन बनाया था ना, इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था। ये समझा गया था कि ये एक बेकार सी चीज है। लेकिन एक बार क्या हुआ, संयोग से चार्ल्स बेबेज की जो मुलाकात है वो किससे होती है? एडा अगस्ता से होती है। किससे होती है? इनकी संयोगवश होती है, संयोग था। जो एडा अगस्ता से इनकी मुलाकात होती है। इंजन तो इन्होंने बना लिया था। जब इनसे इनकी यानी संयोगवश जब मुलाकात होती है तो ये पहले तो ये जानना जरूरी है कि एडा अगस्ता थी कौन? यानी एक प्रसिद्ध कवि कह सकते हैं। एक प्रसिद्ध कवि थे लॉर्ड बायरन। क्या नाम था? लॉर्ड बायरन। ये जो एडा अगस्ता थी ये लॉर्ड बायरन की ये कवि थे। लॉर्ड बायरन की पुत्री थी। और इसकी मुलाकात किससे हो जाती है? चार्ल्स बेबेज से हो जाती है। तो जब इनसे इसकी मुलाकात होती है तो एडा अगस्ता है ने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिक जो इंजन था, गणना करने के लिए जो निर्देश विकसित करने में मदद की थी कि जो एनालिटिक जो इनका इंजन है ये निर्देशों को क्या करे, यानी विकसित जो निर्देश हैं उनको विकसित कर सकें, ऐसी उनको एक युक्ति बताई थी। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार चार्ल्स बेबेज हैं एक प्रोग्राम तैयार करके दिया था, यानी चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कह सकते हैं, उसी प्रकार पूरे विश्व के अंदर जो एडा अगस्ता है उसको पहली यानी प्रोग्रामर होने का गौरव प्राप्त है। तो ये एडा अगस्ता ये क्या है? विश्व की पहली कंप्यूटर कह सकते हो या सीधा कह सकते हो विश्व की पहली प्रोग्रामर। विश्व की पहली अगर कोई प्रोग्रामर पूछ ले तो वो कौन है? ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। अगर जनक ने पूछ करके कि कंप्यूटर की या विश्व की पहली प्रोग्रामर कौन है, तो पहली प्रोग्रामर है वो एडा अगस्ता है। और इसने किसके लिए प्रोग्राम बनाया? एनालिटिक इंजन के लिए बनाया। क्यों? कि इसके ऊपर
जिस डाटा का संचय किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, उनको क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा विकसित किया जाए। इसके लिए उन्होंने प्रोग्रामर बनाया था। और इसी अगास्टा को यानी अगस्टा को सम्मानित करने के उद्देश्य से एक प्रोग्रामिंग जो भाषा है उसका नाम भी क्या है, एडा रखा गया है। यानी इनके नाम पर ही एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा का नाम क्या रखा गया है, एडा। प्रोग्रामिंग भाषा का नाम क्या रखा गया है, एडा रखा गया है, एडा। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया था, एक प्रोग्राम का निर्माण किया था। उसके बाद में आते हैं हरमन ओलेरिथ। कौन आते हैं, हरमन ओलेरिथ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। याद रखना, कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज 1822 में डिफेंस इंजन का निर्माण करते हैं, जिसमें गियर शाफ्ट्स लगे हुए थे और जो किससे चलता था, भाप से चलता था, भाप से चलता था। और किस काम के लिए बनाया गया, हस्तलिखित जो सारणियां थी उनमें जो सुधार करने थे गलतियों के, उसके लिए बनाया गया। लेकिन ये क्या नहीं, उसका सफल नहीं, उसका असफल हो गया। फिर यही चार्ल्स बेबेज 1833 में क्या बनाते हैं, एनालिटिक इंजन का निर्माण करते हैं, जिसको हिंदी में विश्लेषणात्मक इंजन कह सकते हैं। और ये जो इंजन था, ये डिफेंस इंजन के से ज्यादा शक्तिशाली था। और आधुनिक कंप्यूटर का अगर कोई मुख्य आधार है तो वो एनालिटिक इंजन ही है। और ये पंच कार्डों पर जो संग्रहित निर्देश होते थे उनके अनुसार ही कार्य करता था। उसके बाद में इन्होंने बना लिया, लेकिन फिर भी लोगों ने क्या समझा, इसको एनालिटिक इंजन को बेकार समझा था, ये ज्यादा काम की चीजें नहीं है। लेकिन एक बार जैसे ही संयोगवश, यानी लॉर्ड वायरन की जो एक कवि थे, उनकी पुत्री थी एडा आगेस्टा, उससे चार्ल्स बेबेज की मुलाकात होती है। और इस एनालिटिक इंजन को डेवलपमेंट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, यही एडा आगेस्टा एनालिटिक इंजन के लिए क्या बना करके देती है, प्रोग्राम तैयार करके देती है। और विश्व की पहली कोई प्रोग्रामर है, प्रोग्राम तैयार करने वाली महिला है, तो वो कौन है, एडा आगेस्टा है। और आगे एडा आगेस्टा को सम्मानित करने के लिए, गौरव प्रदान करने के लिए कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग यानी प्रोग्राम तैयार करने के लिए एक भाषा है, जिसका नाम क्या रखा गया, एडा रखा गया। तो ये दो चीजें ये याद रखना, कंप्यूटर का जनक और पहली प्रोग्रामर विश्व की कौन है, तो वो एडा आगेस्टा है। उसके बाद में कंप्यूटर का मुख्य आधार कौन है, तो एनालिटिक इंजन है। ये दो तीन बातें हैं, इसमें आपको याद रखनी है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, जो हरमन ओलेरिथ थे, हरमन ओलेरिथ, ये क्या तैयार करते हैं, पंच कार्ड तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, पंच कार्ड तैयार करते हैं। तो इनको पंच कार्ड का पिता कह सकते हैं, पंच कार्ड का जनक कह सकते हैं। दो व्यक्ति थे, एक तो ये जो हरमन ओलेरिथ थे, और दूसरा इनके साथ में था, वो था सिमोन कोर्साकोव। दूसरा व्यक्ति कौन था, सिमोन कोर्साकोव, ये था। ये दोनों क्या कहलाते हैं, पंच कार्ड के जनक या पंच कार्ड के पिता कहलाते हैं। दोनों क्या कहलाते हैं, पंच कार्ड के जनक कहलाते हैं। यानी सन 1890 में कंप्यूटर के इतिहास में, 1890 का जो समय था, तो कंप्यूटर के इतिहास में अमेरिका की क्या करनी थी, जनगणना एक महत्वपूर्ण घटना थी। यानी 1890 में क्या होती है, अमेरिका में जनगणना करवाई जाती है। और उस जनगणना में
उन्होंने जो पंच कार्ड तैयार किए थे उनका काफी योगदान रहा था। तो 1890 की अमेरिका की जो जनगणना है वो कंप्यूटर के इतिहास की एक क्या है, महत्वपूर्ण घटना है। कंप्यूटर के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यहां से कंप्यूटर का विकास होता है वो तीव्र होता है। यानी यहां क्या करना था 1890 में, कंप्यूटर तो था नहीं उस टाइम, पंच कार्ड के जनक थे और अमेरिका में जनगणना की जरूरत थी, जनगणना करनी थी। तो उन्होंने क्या किया कि कम समय में जनगणना के कार्य को संपन्न कैसे किया जाए, करने के लिए जो हरमन ओलेरिथ थे, ओलेरिथ ने एक मशीन बनाई थी जिसमें पंच कार्डों को विद्युत द्वारा संचालित किया गया था। उन्होंने क्या बनाई थी, एक मशीन बनाते हैं और ये मशीन में क्या लगे हुए थे, पंच कार्ड लगे हुए थे। और ये मशीन किससे चलती थी, विद्युत से चलती थी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी, विद्युत से चलने वाली मशीन थी। विद्युत से चलने वाली मशीन का ये निर्माण कर लेते हैं और इस मशीन की सहायता से जब जनगणना का कार्य किया गया तो कार्य यानी कम समय में हो गया था। इस मशीन से जब यानी जनगणना का कार्य किया गया तो कार्य कितने समय में हो गया, 3 वर्ष में पूरी अमेरिका की जनगणना है वो कर दी गई, यानी कम समय में हो गया। तो सन 1911 में, 1890 में ये काम करते हैं, फिर 1911 का समय आता है तो 1911 में ये क्या करते हैं, यानी एक कंपनी के साथ यानी ओलेरिथ ने पंच कार्ड बनाने के लिए एक कंपनी खोलते हैं। क्या खोलते हैं, कंपनी। और उस कंपनी का नाम क्या रखते हैं, उस कंपनी का नाम रखते हैं टुवेलिंग मशीन कंपनी। क्या, टुवेलिंग मशीन कंपनी। पंच कार्ड बनाने वाली कंपनी थी, पंच कार्डों का निर्माण करती थी। ये 1896 की बात है, 1896 में कंपनी, पहली कंपनी है वो 1896 में ये कंपनी बनाते हैं और उसका नाम लिखते हैं टुवेलिंग कह सकते हैं, टुवेलेटिंग कह सकते हैं, टुवेलेटिंग, टुवेलिंग या टुवेलेटिंग, टुवेलेटिंग मशीन कंपनी खोलते हैं। यही टुवेलेटिंग मशीन कंपनी है, ये 1911 में एक अन्य कंपनी के साथ इसका फिर विलय होता है। यानी 1911 में इस कंपनी का अन्य कंपनी के साथ क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। यानी एक कंपनी और थी और एक ये टुवेलेटिंग मशीन कंपनी थी, दोनों आपस में मिल जाती हैं, दोनों एक ही हो जाती हैं और दोनों को एक करके इनका नाम है वो बदल दिया जाता है। फिर नाम कर दिया जाता है कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। क्या नाम कर दिया जाता है इनका दोनों का मिला करके, कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। अब यहां तक ही आ जाते हैं। उसके बाद सन 1924 में, 1911 के बाद में 1924 का समय आता है तो 1924 में फिर कंपनी का नाम है वो चेंज कर दिया जाता है। यानी 1924 में जो ये कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी बनाई गई थी, इसका नाम फिर बदला जाता है और क्या किया जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन किया जाता है। क्या किया जाता है 1924 में,
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसे शॉर्ट में हम कहते हैं आईबीएम। आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जो आज कंप्यूटर निर्माण में विश्व की अग्रणी कंपनियों में से एक है। आज ये कंपनी क्या है? कंप्यूटर निर्माण में विश्व की अग्रणी कंपनी है। यानी कंप्यूटर जो बनाए जाते हैं, कंप्यूटर बनाने वाली एक महत्वपूर्ण कंपनी ये बन चुकी है। आज जो कंप्यूटर है वो क्या है? विद्युत पर आधारित है। किस पर आधारित है? विद्युत यांत्रिकी पर आधारित है। क्यों? कि ओलेरिथ ने जो मशीन, यांत्रिक जो उसकी मशीन थी, वो किससे संचालित हो रही थी? विद्युत से संचालित हो रही थी। तो आज का कंप्यूटर वो क्या है? आज कंप्यूटर भी क्या है? विद्युत यांत्रिक मशीन के रूप में कार्य कर रहा है। किस पर? उसका आधार क्या था? जर्मन ओलेरिथ ने जो पंच कार्ड के माध्यम से एक मशीन का निर्माण किया था, और वो मशीन किससे चलती थी? बिजली से चलती थी, विद्युत से चलती थी। वो उसका आज के कंप्यूटर का, यानी अगर हम यांत्रिक रूप में देखें तो उसका आधार था। अपने को यहां क्या याद रखना है? पंच कार्ड का जनक कौन है? ये याद रखना है, पंच कार्ड का जनक। उसके बाद ये बातें कोई मायने नहीं रखती हैं कि कहां की जनगणना की गई, कितने वर्षों में की गई, कौन सी कंपनी थी। उसके बाद में ये चीज याद रखनी कि आईबीएम है वो अस्तित्व में कब आई? 1924 में। आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। और क्या काम करती है? कंप्यूटर बनाने का काम करती है। ये महत्वपूर्ण है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कंप्यूटर बनाने वाली जो आईबीएम कंपनी है, इस आईबीएम कंपनी का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन अब जो कंप्यूटर बनाया गया है उस कंप्यूटर को और अधिक विकसित करना है। तो इसलिए इसी कंपनी के, यानी एक इंजीनियर हैं जिनका नाम है हार्वर्ड आइकेन। क्या नाम है? जिनका नाम है हार्वर्ड आइकेन। हार्वर्ड आइकेन, ये इस आईबीएम जो कंपनी थी, इस कंपनी में क्या थे? इंजीनियर थे। और ये जब अपने अन्य जो साथी थे, 4 इंजीनियर और थे इनके साथ में, उनके साथ में मिलकर के, यानी सन 1944 में एक मशीन है वो विकसित करते हैं। कब करते हैं? 1900, यानी इनके साथ 4 इंजीनियर और थे इनके साथी। तो ये सब मिलकर के क्या करते हैं? 1944 का समय आता है। 1944 में एक मशीन विकसित करते हैं। एक मशीन विकसित करते हैं। कब करते हैं? 1944 में करते हैं। और आधिकारिक रूप से उस मशीन का नाम, यानी ऑफिशियल नेम है, वो क्या रखा जाता है? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलेटेड कैलकुलेटर। क्या रखते हैं? उस मशीन का नाम क्या रखते हैं? ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। कंट्रोल्ड
कैलकुलेटर, ये नाम रखते हैं। उस मशीन का नाम क्या रखते हैं? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, ये नाम रखते हैं। और बाद में इस मशीन का नाम यानी क्या रखा जाता है? बदल दिया जाता है, क्योंकि ये नाम बड़ा था और बाद में इसका जो नाम है वो नाम शॉर्ट में रख देते हैं, ये बी। क्या रख देते हैं? बी नाम रख देते हैं। उसके बाद जो मारक 1 है, ये किसका निर्माण करते हैं? मारक 1 का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मारक 1 का निर्माण करते हैं, जो विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक यानी कंप्यूटर था। जो विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था, ये बात हमें याद रखनी है। विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर, विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर है, उसका निर्माण किया जाता है। उसका नाम क्या रखा जाता है? मारक 1 रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है? मारक 1। ये इसमें महत्वपूर्ण बात है। और ये वायदे पूछे कि किसने बनाया किसने नहीं बनाया, अगर नाम याद रखना चाहो तो हार्वर्ड आइकेन ने बनाया। लेकिन इतना याद रखना है कि ये मारक 1 बनाने वाली जो कंपनी है वो कौन है? आईबीएम है। कौन है? आईबीएम कंपनी इसका निर्माण सबसे पहले करती है। उसके बाद में जो एबीसी है, कौन? एबीसी, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यानी एबीसी का मतलब अटाना सोफे क्लिफोर्ड ईबेरी। अटाना सोफे क्लिफोर्ड ईबेरी, क्लिफोर्ड ईबेरी। शॉर्ट में इसको क्या कहा गया? एबीसी। यानी 1945 का समय था। कब? 1945 में। 1945 में जो अटाना सॉफ्ट था, जो ये क्लिफोर्ड बेरी थे, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन विकसित की थी जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था? एबीसी। ये क्या बनाते हैं 1945 में? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाते हैं। और उस मशीन का नाम क्या रखते हैं? ये उस मशीन का नाम रखते हैं एबीसी। पूरा नाम क्या था? अटाना सोफ क्लिफोर्ड ईबेरी। तो इसका नाम ये क्या रख देते हैं? एबीसी रख देते हैं। ये जो एबीसी सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये तो विश्व का सबसे पहला क्या था? विद्युत से चलने वाला कंप्यूटर था। लेकिन ये एबीसी था, ये क्या था? विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला, इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत से, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। आज जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं ना, डिजिटल कंप्यूटर जो है, उनमें सबसे पहला कोई कंप्यूटर था विश्व में तो वो एबीसी था। कौन सा था? एबीसी था। जैसे ही ये इन्होंने तैयार कर लिया, अब 1945-46 के दौरान, यानी 1945 में ये तैयार किया, 1945 से 46 के बीच का समय था।
कौन सा समय था? 1945 से 1946 के बीच का समय था। उस समय जो जॉन विलियम मुचली तथा जेपी एकर्ट, कौन कौन है? जॉन विलियम मुचली थे, और कौन थे? जॉन एकर्ट थे। यानी जॉन विलियम मुचली तथा जेपी एकर्ट है, जेपी एकर्ट, जेपी एकर्ट। यानी जेपी एकर्ट ने सबसे पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का विकास है वो पेंसिल्वेनिया में विश्वविद्यालय था वहां पर किया था। यानी इन दोनों ने मिलकर के सामान्य उद्देश्य आधारित, यानी हर आदमी के काम में आ सके, सामान्य उद्देश्य आधारित कंप्यूटर का निर्माण किया। और कहां पर किया, ये सब इतना डीप में पूछा नहीं जाता है। अगर पूछा भी जाए तो पेंसिल्वेनिया में कहा किया? पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में। अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है कि जिस कंप्यूटर का इन्होंने निर्माण किया उसका नाम क्या रखा इन्होंने? उस कंप्यूटर का, ये सामान्य उद्देश्य के लिए जो कंप्यूटर बनाया इसका नाम रखा गया ENIAC। क्या नाम रखा गया? ENIAC नाम रखा गया। यानी AC, ENIAC नाम रखा गया, जो पूर्ण रूप से यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। जो क्या है? पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक, जो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक भी है, जो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर, न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है, जो पूर्ण रूप से क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। ENIAC का पूरा नाम पूछ ले आपसे तो ENIAC का पूरा नाम क्या है? ENIAC का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये इसका पूरा नाम है। तो पूर्ण रूप से जो सामान्य उद्देश्यों पर आधारित जो कंप्यूटर का निर्माण होता है, यानी हर व्यक्ति के लिए, हर पर्पज के लिए कंप्यूटर को तैयार किया जाता है, तो उस कंप्यूटर का नाम क्या है? ENIAC नाम है। क्या नाम है? ENIAC नाम है। अब यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है कि सामान्य उद्देश्य आधारित कंप्यूटर का जो निर्माण किया जाता है, या सामान्य उद्देश्य आधारित कंप्यूटर का नाम क्या था? पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? यानी बाकी जो बने थे वो तो क्या है, जैसे मार्क 1 है तो ये तो विशेष उद्देश्यों के लिए बने थे, अलग अलग उद्देश्य थे इनके, लेकिन सामान्य उद्देश्यों पर आधारित जो पहला कंप्यूटर बनाया गया वो क्या था? ENIAC था। कौन कौन बनाते हैं? जॉन विलियम मुचली और जेपी एकर्ट दोनों मिलकर के बनाते हैं। कब बनाते हैं? 1945-46 के समय में बनाते हैं। कहां बनाते हैं? पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के अंदर बनाया जाता है। अब ये 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्न यहां पर
महत्वपूर्ण है। उसके बाद में सामान्य रूप से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास है, उसमें से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि ओनर ऑफ कंप्यूटर कौन है, यानी कंप्यूटर का स्वामी। ओनर ऑफ ए कंप्यूटर पूछ ले तो कौन आज के टाइम में बिल गेट्स है। कंप्यूटर का स्वामी या कंप्यूटर का मालिक, क्यों बिल गेट्स की कंपनी है वो सबसे ज्यादा यानी कंप्यूटर बना रही है। और ये पूछ ले कंप्यूटर का यानी फादर ऑफ ए कंप्यूटर, क्या पूछ ले, फादर ऑफ ए कंप्यूटर, या हिंदी में कह दे कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का जनक, तो कौन है, चार्ल्स बेबेज है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है। और फर्स्ट प्रोग्रामर पूछ ले तो कौन है, यानी प्रथम प्रोग्रामर तो कौन है, एडा अगस्टा पहली प्रोग्रामर कहलाती है। उसके बाद कंप्यूटर विज्ञान का आपको अगर पिता पूछ ले, किसका, कंप्यूटर, अब कंप्यूटर का पिता है वो तो कौन है, चार्ल्स बेबेज है। लेकिन कंप्यूटर विज्ञान का पिता पूछ ले, यानी कंप्यूटर और कंप्यूटर विज्ञान दोनों में अंतर है। यानी विज्ञान के क्षेत्र में जब से कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा तब कंप्यूटर विज्ञान का वहां निर्माण होता है। कंप्यूटर अपने आप में एक अलग चीज है और कंप्यूटर विज्ञान एक अलग क्षेत्र है। तो कंप्यूटर विज्ञान का या कंप्यूटर यानी फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस पूछ ले तो वो कौन है, एलन ट्यूरिंग है। कौन है, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर विज्ञान का पिता क्या कहा जाता है, यानी फादर ऑफ ए कंप्यूटर साइंस। ये है कंप्यूटर की हिस्ट्री। अब आगे की जो क्लास होगी उसमें कंप्यूटर की पीढ़ियों के अनुसार उसमें क्या क्या विकास हुआ, कंप्यूटर की विशेषताएं, ये कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उसके बाद कंप्यूटरों के जो प्रकार हैं तो उन प्रकारों से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर के अलग अलग जो सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित, कंप्यूटर की भाषाओं से संबंधित, और कंप्यूटर के क्षेत्र में जो इंटरनेट है, आईसीटी है, उससे संबंधित प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आज मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये कंप्यूटर से संबंधित जो क्लास है वो पूर्णतः आपका माध्यम हिंदी है तो हिंदी माध्यम में ही पढ़ाई जाए, ताकि आपको पढ़ने में, लिखने में और याद करने में आसानी हो। अगर आज की क्लास आपके समझ में आई है, आपको पसंद आई है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक यानी शेयर करें। और जो नए स्टूडेंट हैं और विशेष तौर से जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण जो क्लासें हैं, महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, वो हम आपको नियमित रूप से यहाँ करवाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।